इसको शॉर्ट में रेजेक्स के नाम से भी नहीं जानते, रेजेक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन। तो क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन? जैसा कि नाम है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन शब्द का मतलब जनरली हम लोग इस तरह से तो अभी जानते ही हैं, 2 - 1 + 5 × 4। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक योर एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी लिखा है, दिस इज नोन एज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरह से अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को समझना हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन में इन सिंबल्स का यूज होता है, लेकिन वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाता, वो एक स्ट्रिंग में लिखा जाता है और उसमें डिजिट, सिंबल के अलावा अल्फाबेट्स का भी यूज होता है ना। उसमें ए का यूज होगा, बी का भी यूज होगा, अदर सिंबल का भी यूज होगा, ये सिंबल भी यूज होंगे, है ना। तो ये सब चीजें हमारे मिलाकर एक स्ट्रिंग में जब लिखी जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन क्या करता है, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिसको मैं आज आपको शायद सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरे पास मान लीजिए एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है कोई। इस टेक्स्ट फाइल में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल के अंदर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स का मोबाइल नंबर रीड करना है। अब मोबाइल नंबर ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पर रीड करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अगर मैं इस फाइल को रीड करूं, आसानी से रीड कर सकता हूं, तो मुझे इसमें ये ढूंढना हो कि इसमें ये आता है कि नहीं आता है। तो कैसे ढूंढोगे, क्योंकि आपको मोबाइल नंबर नहीं पता है। आप एक मोबाइल नंबर का पैटर्न जानते हैं कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग की डिजिट आपकी 0 1 2 3 4 5 नहीं होती, 6 7 8 9 हो सकती है। उसके बाद की 9 डिजिट कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ पूरी फाइल में लिखा है तो चांसेस हैं कि वो एक मोबाइल नंबर होगा। तो अब अगर मैं इस फाइल से इस पैटर्न पर जो भी चीज मिलती है मैं उसको रीड करूं, तो वो मेरे लिए मोबाइल नंबर हो सकता है। तो अब मैं कैसे करूं इस काम के लिए? तो इस काम को करने के लिए मैं एक पैटर्न बनाऊंगा। वो पैटर्न ही क्या कहलाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। उस पैटर्न से मैच करती हुई जितनी भी चीजें हैं उनको लाकर आपको दे देगा। तो सर ये तो बहुत कॉमन टास्क है, ये तो हमें बहुत करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और उन क्लास के बाद में डिस्कस करेंगे जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, तो आप बताएंगे इसे, इट इज ए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन that matches strings based on pattern। तो कोई आपसे बोलेगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है,
तो रेगुलर एक्सप्रेशन अपने आप में एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है जो कि मैच करेगा, किसको मैच करेगा, अदर स्ट्रिंग्स को मैच करेगा। किसके बेस पर मैच करेगा, एक पैटर्न के बेस पर हमारा मैच करेगा। ठीक है, तो वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपना ईमेल आईडी बताइए, और मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ जो ये बताएगा कि वो ईमेल आईडी सही है कि गलत है। तो अब सही गलत की पहचान हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हम जीमेल, रेडिफ, याहू के पास जाएंगे और वहां चेक करेंगे कि ये ईमेल अकाउंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। सही गलत का मतलब यहाँ पे फॉर्मेट से होगा। मान लीजिए आपने अपनी ईमेल आईडी बताई जो है ABC, गलत है। ईमेल आईडी में जब तक ऐड सिंबल ना आए वो सही हो ही नहीं सकती। अब आपने दिया ABC@ABC, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऐड के बाद एक डॉट जरूर आएगा, .org, .com, .in, पहले कितने भी आए लेकिन ऐड के बाद एक डॉट जरूर आता है। तो ईमेल आईडी का एक पैटर्न होता है, अगर कोई भी ईमेल आईडी वैलिड है तो उस पैटर्न को मैच करेगी, तभी वो सही हो सकती है, वरना वो सही हो ही नहीं सकती। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका एक पैटर्न होता है, अगर वो पैटर्न पे मैच हो रही है तो वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है ना। अब जैसे आप किसी भी अकाउंट को बनाते हैं, मान लीजिए आप अपना अ, नया अकाउंट बनाते हैं जीमेल पर या किसी पर भी, तो वहां पर क्या होगा, आपको पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड में लिखकर आता है कि भाई एक अल्फा, एक न्यूमेरिक, एक सिंबल, एक अपर केस, लोअर केस जरूर होना चाहिए। अब आपने पासवर्ड लिखा, अब वो वेबसाइट वाला ये थोड़ी चेक करेगा कि आप क्या लिख रहे हो, वो पैटर्न चेक करेगा कि इन्होंने जो लिखा है वो उस पैटर्न पे है नहीं जो पासवर्ड का बताया जा रहा है। अगर उसमें कोई लोअर केस आ गया, अपर केस आ गया, सिंबल डिजिट आ गया तो ठीक है, ओके, अदरवाइज वो आपको नहीं मना कर देगा कि पासवर्ड सही नहीं है। तो ये कैसे पता कर लेते हैं वो, उसके पीछे क्या होता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि एक पैटर्न पे पासवर्ड है, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। तो जब भी एक पैटर्न पे काम करना होगा, हम हमेशा किसको यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। और ये बहुत ज्यादा बार दो ही जगह पर यूज होता है। पहला, जब हम फाइल को रीड करते हैं तो हम फाइल से सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते, एक पैटर्न पे जितना भी डेटा अवेलेबल है फाइल के अंदर वो सब पढ़ लें। दूसरा, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन मतलब क्या, जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं कहीं पर भी, तो आपसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, पासवर्ड जब पूछते हैं तो उन पर पहले से पैटर्न लगा हुआ है कि ये चीजें इन पैटर्न पर होनी ही चाहिए, अदरवाइज आपका अकाउंट क्रिएट ही नहीं होगा। दैट इज नोन एज फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो वहां पर इस टॉपिक का बहुत यूज होता है। ठीक, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ स्प्रिंग एक्सप्रेशन दैट मैचेस स्प्रिंग्स बेस्ड ऑन पैटर्न। ठीक है, इन पाइथन। तो पाइथन से पहले अगर इसकी मैं कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं तो इट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन फॉर्म वैलिडेशन, चेकिंग ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा यूज कहाँ हो सकता है इसका, दूसरा यूज हो सकता है हमारा डेटा एनालिटिक्स में। डेटा एनालिटिक्स में कैसे यूज करोगे भाई, एक फाइल में बहुत सारा डेटा है, मुझे ये बताओ इस आईपी एड्रेस जिसकी सीरीज ये है, इससे शुरू होने वाले कितने लोग आते हैं। अब उसके आगे आईपी एड्रेस लास्ट में कुछ भी हो सकता है हमारा। ठीक है, तो अब हम इसको वन वर्ड में अगर कह सकते हैं तो कह सकते हैं एनी पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशन। और अगर कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल दें, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिजाइन। जो हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो हमारे प्रोग्राम को चेक करते हैं ना कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, सिंटैक्स।
तो वो अपने अंदर कितने इफ एल्स लगाएंगे कि इफ जे तो सही है एल्स गलत है, ऐसे नहीं लगाते। वो कैसे काम करते हैं, पैटर्न पे काम करते हैं। जितने भी कंपाइलर बनाए गए हैं वो सब इंटरनली क्या यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन टेक्निक का यूज करते हैं आपके कोड को चेक करने के लिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। क्योंकि अगर वो एक एक चीज का इफ एल्स लगाने लगे तो खत्म ही नहीं होगा प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, इफ एल्स से छुटकारा दे देता है। ढेरों इफ एल्स से हम बच जाएंगे क्योंकि एक पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, एनी अदर पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशन इन पाइथन आरई मॉड्यूल। तो पाइथन के अंदर आरई नाम का एक मॉड्यूल होगा जो इस काम को करने के लिए हमारा यूज होगा। इन पाइथन आरई मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शन टू वर्क विद मेथड्स। तो पाइथन के अंदर हम आरई मॉड्यूल का यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे आरई मॉड्यूल, और ये हमें कुछ फंक्शन प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम अपने पैटर्न को बना पाएंगे। कैसे करेंगे, अब इसको करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे आरई मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक आप स्ट्रिंग ले लो, जो भी आपका मन करे, कोई भी एक स्ट्रिंग ले ली। इसमें कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया मैंने इसमें पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रॉसम इन 1991। तो मान लीजिए आपने ये एक इसके अंदर मैसेज लिख दिया, पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रॉसम इन 1991। ठीक, इसके बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ लिख दिया आई लव दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपने ये स्ट्रिंग लिखी है, इस स्ट्रिंग के अंदर से मुझे कुछ मैच कराना है। जो मैच कराना है वो एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे उसका एक पैटर्न पता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे कहा गया इस स्ट्रिंग के अंदर वो सब मैच कराओ जो आई से स्टार्ट होता हो और आई के बाद कुछ भी आता हो और टोटल 2 करेक्टर का हो। 3 बातें फिर सुनेंगे। इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर से वो सारे मैचेस को ढूंढिए जो आई से शुरू हो, आई के बाद कुछ भी आए, और टोटल उस मैच में 2 ही करेक्टर अवेलेबल है। तो अगर मैं इस बात को मैन्युअली स्कैन करूं कोई कोड बनाए बिना, तो सबसे पहला मैच कौन सा होगा, आई के साथ एन। दूसरा मैच होगा आई के साथ डी। तीसरा मैच होगा आई के साथ एन। चौथा मैच क्या होगा, आई के साथ स्पेस। ये मैच होना चाहिए। ठीक है, और अगला होगा आई के साथ एस। ये सब मैच होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसमें एफ एल्स लगाऊंगा तो बहुत सारे एफ एल्स लगाने पड़ जाएंगे और मुझे तो पता ही नहीं चलेगा आई के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है, पता नहीं क्या क्या आ सकता है आई के साथ। ऐसे तो हजारों करेक्टर हैं जो आई के साथ आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन बनाकर। तो अब यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी हेल्प करेगा। कैसे, आर ई मॉड्यूल आर ई मॉड्यूल और आर ई मॉड्यूल के अंदर हमारा एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड ऑल। आर ई मॉड्यूल और आर ई मॉड्यूल के अंदर फाइंड ऑल नाम का फंक्शन होता है। फाइंड ऑल फंक्शन क्या करता है, वो सारे मैचेस को ढूंढता है और एक लिस्ट में रखकर वो सारे मैचेस आपको दे देता है।
ठीक है, तो फाइंड ऑल में आप दो चीजें पास करते हैं। सेकंड नंबर पे वो स्ट्रिंग जिसमें मैचेस को ढूंढना है, एस। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर अपना पैटर्न जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जिसमें ढूंढना है वो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, ये सब नहीं हो सकता, एरर आ जाएगी। तो स्ट्रिंग ही आपका होना चाहिए। मैचेस जिसके अंदर ढूंढने हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, अदर टाइप का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप अपना पैटर्न लिख रहे हैं वो पैटर्न भी स्ट्रिंग होता है। अब इस स्ट्रिंग पैटर्न के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं वो हमें सीखना होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन में कौन कौन से सिंबल होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में एक सिंबल आएगा प्लस, उसका मीनिंग जोड़ना, कॉन्कैट करना नहीं होता है, उसका अलग ही कोई मीनिंग होगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर इस तरह से कई सिंबल्स आएंगे, करेक्टर्स आएंगे अलग अलग, उनके अपने अपने मीनिंग होंगे, तो वो हमें सीखने पड़ेंगे, पहले से नहीं आते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले अपना पैटर्न है आई, और आई के बाद कोई भी एक करेक्टर और आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा आई, उसके बाद डॉट। डॉट का मतलब होता है यहाँ पर एनी करेक्टर। डॉट का मतलब होगा एनी करेक्टर। तो आई के साथ कुछ भी अगर करेक्टर अवेलेबल है पूरी स्ट्रिंग में तो मैच हो जाए। ठीक है, अब पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डॉट का मतलब एनी करेक्टर नहीं होता। डॉट का मतलब एनी करेक्टर तब होगा जब वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लिखा जा रहा है। रेगुलर एक्सप्रेशन कभी, कोई भी स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग तभी मानी जाएगी जब वो स्ट्रिंग स्पेशल फंक्शंस हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, उनके अंदर लिखी जाए। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग तो हम कई जगह लिख रहे हैं, लेकिन हर जगह स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। हम किस जगह लिख रहे हैं उस स्ट्रिंग को, वो डिसाइड करेगी जगह कि ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन माना जाएगा जो आपने हमें स्ट्रिंग दी है। तो फाइंड ऑल फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट सिंटैक्टिकली एक स्ट्रिंग होता है, लेकिन उस स्ट्रिंग को क्या कंसीडर किया जाता है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये फाइंड ऑल फंक्शन क्या करेगा, इस पैटर्न से मैच होते हुए जितनी भी हमारी स्ट्रिंग्स मिली हैं, एक दो जितनी मिली है, उन सबको एक लिस्ट में रखेगा। लिस्ट का नाम मैंने मैचेस कर दिया। सारे मैचेस मिल गए हमारे, और उनको अब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर दो। पहला मैच हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा, चौथा आई के साथ स्पेस, और पांचवा आपका ही है। आनंद एक बार बताइए, वॉइस आ रही है मेरी? आपने मैसेज किया था शायद, अभी आया मेरे पास। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस बार मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग है। इस बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह है कि मैं फिर से दो करेक्टर्स के मैचेस को ढूंढना चाहता हूं, जिसमें फर्स्ट करेक्टर आई होना चाहिए, सेकंड करेक्टर कोई अल्फाबेट होना चाहिए। सेकंड करेक्टर एनी करेक्टर नहीं चाहिए, सेकंड करेक्टर कोई अल्फाबेट ही होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक कोई भी होना चाहिए। उसमें स्पेस, डिजिट ये सब आए तो वो मैच नहीं होता था। तो अब इस बात का रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो देखो, कॉपी करा, पेस्ट करा। तो यहाँ पर डॉट की जगह पर अगर आप सेट ऑफ करेक्टर्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि भाई इनमें से कोई एक आना चाहिए, तो उन सेट ऑफ करेक्टर्स को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर जब रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है
तो वो दो चीजें दिखाता है, पहला सेट ऑफ करेक्टर्स, दूसरा रेंज ऑफ करेक्टर। क्या मतलब है, यहाँ पर आप बताओ आई के साथ क्या क्या आप कंसीडर करवाना चाहते हो, उनको लिख दो। हमने कहा ए चाहते हैं, बी भी चाहते हैं, तो बी को कॉमा लगा के नहीं लिख रहे हैं ऐसे करके, डायरेक्ट ऐसे ही लिख। अगर साथ में आपने कॉमा लगा दिया तो आई के साथ अब तीन करेक्टर मैच होंगे, आई ए भी होगा मैच हो जाएगा, आई कॉमा आएगा तो भी मैच हो जाएगा, आई बी आएगा तो भी मैच हो जाएगा। तो कॉमा को भी करेक्टर कंसिडर कर लेगा, भैया कॉमा लगाना नहीं है। तो ऐसे आप सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सर ऐसे कहाँ तक लिखोगे, लिख दो पूरा। तो आई के साथ इनमें से कोई भी एक करेक्टर हमारा मैच होगा। टोटल दो ही करेक्टर हैं, पहली पोजीशन करेक्टर फिक्स हो गया है आई, सेकंड पोजीशन के करेक्टर को हमने इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक अगर आएगा आई के साथ तो मैच हो जाएगा। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में सेट ऑफ करेक्टर को किसी एक पोजीशन के लिए आपको स्पेसिफाई करना है कि इस पोजीशन पे तो इन्हीं में से कोई एक आना चाहिए तभी मैच हो, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर के अंदर उन करेक्टर्स को लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं ऑप्शन बने। अब इस चीज को पाइथन ने सिंप्लीफाई कर कि अगर आप ए से लेकर जेड तक जा रहे थे तो आप पूरा लिखने की बजाय ए डैश जेड लगा देते हैं, और यहाँ पे डैश एक करेक्टर कंसिडर नहीं होगा, ये एक रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, रेंज ऑफ करेक्टर ए से लेकर जेड तक। तो अब जरूरी नहीं है ए से लेकर जेड तक ही आप लिखेंगे, आप लिख दो ए से लेके पी तक, उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेंज ऑफ करेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो रेंज ऑफ करेक्टर दो ही चीजों में ज्यादा बार अवेलेबल होगी, या तो डिजिट 0 से लेकर 9, या फिर अल्फाबेट ए से लेकर जेड। अब सिंबल का तो कोई रेंज होता नहीं है कि सिंबल से लेकर उस सिंबल तक, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो जब मैं रेंज की बात करूंगा तो दो ही चीजें ज्यादा बार मुझे देखने को मिलेंगी, या तो अल्फाबेट को आप रेंज में लिख सकते हो या डिजिट को आप रेंज में लिख पा रहे हो। ठीक है, आएंगे सब आएंगे, जब टॉपिक खत्म होगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मुझे इस बार वो मैचेस ढूंढने हैं जिनमें तीन करेक्टर आते हैं। अभी हम दो की बात कर रहे थे, अब हम तीन की बात करेंगे, चार की करेंगे, पांच की करेंगे, 10 की करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अब हम तीन करेक्टर के मैचेस को ढूंढना चाहते हैं। तो आपसे पूछा गया कि वो तीन करेक्टर के मैचेस कौन कौन से होंगे हमारे, आप कुछ तो बताएंगे तीन करेक्टर कौन से होने चाहिए वो। अब हमें तो कुछ मैच होगा नहीं, कोई पैटर्न तो बताना पड़ेगा, हमने कहा पैटर्न बता देते। पहला करेक्टर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, दूसरा करेक्टर कोई एक बॉबल होना चाहिए, बॉबल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तीसरा करेक्टर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो वो सारे मैचेस को ढूंढ लो जिसका पहला और तीसरा करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए और बीच वाला करेक्टर हमारा बॉबल ही होना चाहिए। बताओ उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो सबसे पहला जो करेक्टर है क्या वो फिक्स है या उसमें ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस है, क्योंकि पहला करेक्टर क्या होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट, ए से लेकर जेड तक कोई भी हो सकता है। तो क्या लिखे यहाँ पर पहले नंबर पे, डॉट का मतलब तो एनी करेक्टर हो जाएगा, अल्फाबेट भी आ गया, डिजिट भी आ गया, स्पेस भी आ गया, सिंबल आ गया, सब आ गए डॉट में। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दोगे, ए से लेकर जेड तक, ये हो गया पहला पोजीशन का करेक्टर। अब ये बताओ दूसरी पोजीशन पर क्या मैच होना चाहिए, कोई भी बॉबल। तो ये एक है या इसमें भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, तो कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर। अब इसमें कोई रेंज तो चलेगी नहीं, ए से लेके ओ तक, स्पेसिफिक चाहिए, ए ई आई ओ यू। अब तीसरा करेक्टर क्या होना चाहिए उस मैच में, कोई भी एक अल्फाबेट होना चाहिए, नहीं फिर से आप रेंज लगाएंगे ए से लेके जेड तक। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन जिस स्ट्रिंग में स्कैन करेगा मैचेस के लिए, उस स्ट्रिंग में क्या क्या ढूंढेगा, तीन
करेक्टर के मैचेस को ढूंढेगा जिसमें पहला अल्फाबेट, दूसरा बॉबल, तीसरा अल्फाबेट होना चाहिए। हम मैनुअली ढूंढते हैं। ये तीन पकड़ लिए पहले। इन तीन करेक्टर के पैटर्न को उठाकर शुरू के तीन करेक्टर पे रख दिया। तो कैसे स्कैन होता है हमारा मैच, वो एक बार सीख लेते हैं। क्या शुरू के तीन करेक्टर पर ये पैटर्न हमारा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। बीच वाले ही देख लो, बाई है यहाँ पर, बीच में बाई की बात ही नहीं हो रही। मैच नहीं होने पर एक करेक्टर आगे बढ़ेगा, स्कैन अगले करेक्टर के साथ होगा। ये ये तीन। अब इस पूरे पैटर्न को उठाकर इन तीन के ऊपर रख दो। क्या मैच हो गया? नहीं होगा। एक एक पोजीशन आगे स्कैन करते चलो। हो गया? नहीं हुआ। हो गया। बीच में ओ आ रहा है, ठीक है, और पहले पर एच आ रहा है, ए टू जेड के बीच में, तीसरा वाला ए से जेड, ठीक है, तो पहला मैच हो गया भाई, एच ओ एन। अब अगर कोई भी मैच मिल गया है तो उस मैच में शामिल कोई भी करेक्टर दूसरे मैच का पार्ट नहीं बनेगा। अब एक पोजीशन आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो मैच हो गया है उसके आगे से मैच ढूंढेंगे, यानी कि एन के बाद कौन सा करेक्टर आ रहा है? स्पेस। स्पेस, आई और एस, इन तीन को इसके ऊपर रख दो। क्या मैच हो गया? हमने कहा बीच वाला मैच हो गया आई, तीसरा वाला मैच हो गया एस, लेकिन पहले नंबर पे तो स्पेस है, और हमारे वाले पैटर्न में पहले नंबर पे कौन होना चाहिए? ए टू जेड में कोई एक होना चाहिए, सब मैच नहीं। नहीं हुआ तो एक एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे। अब फिर आई, एस और स्पेस को मैच करेंगे, पर अभी भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में स्पेस आ गया। कोई बात नहीं, फिर एक आगे बढ़ो, एस स्पेस ए, नहीं होगा। बीच में बॉबल है और यहाँ बीच में कौन है? स्पेस। कोई बात नहीं, एक एक पोजीशन आगे बढ़ो, स्पेस ए स्पेस, नहीं होगा। सर काम की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं सीधे। हो गया मैच? अब हो गया तो यहाँ से ढूंढेंगे, नहीं होगा। अब सर काम की बात पर आते हैं। एल ए एन, ये मैच होगा या नहीं होगा? तो रेगुलर एक्सप्रेशन स्प्रिंग टाइप का होता है ना, देखो स्प्रिंग में तो लिखा हुआ है, और जो भी चीज स्प्रिंग में लिखी जाती है वो केस सेंसिटिव होती है। आप के रेगुलर एक्सप्रेशन में अल्फाबेट पहले और तीसरे नंबर पर होते हैं, कौन से वाले? लोअर केस में। लेकिन ये एल कैसा है? कैपिटल वाला। मैच नहीं होगा। ठीक है, नहीं होने की सिचुएशन में एक एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे। ए एन जी, नहीं होगा क्योंकि बीच में एन आ रहा है। एन जी यू, नहीं होगा। जी यू ए, ये हो जाएगा। अब जी यू ए हो जाएगा तो ये मत कहना कि यू ए जी भी होगा, नहीं, क्योंकि जी यू ए अगर मैच हो गया तो अगला मैच ए के आगे से ढूंढना शुरू करेंगे। अब मैं सीधे वहां लेके जा रहा हूँ जहां पर मुझे कुछ समझाना ज्यादा है। मैच होगा या नहीं? नहीं होगा क्योंकि जी कैसा है? कैपिटल। ठीक है, इसमें कुछ मैच होगा? आई मैच हो गया। ये होगा मैच? नहीं। रोशम में क्या मैच होगा? इस पूरे में कुछ मैच होगा? क्या हो जाएगा? एस यू एम हो जाएगा। ऐसे ही आप अपना ढूंढ लेना, देख लेना। एच ओ एन आ गया, देखो जो जो नहीं आया, एल ए एन नहीं आया, जी यू आई नहीं आया, सम आ गया। ठीक है, और देखो जब हमारा जी यू आई आया तो यू ए जी नहीं आया है। जब जी यू ए आया, ये, तो फिर ये नहीं आया है ना, आगे वाला नहीं आया है। ठीक है, ये सीधा आर ई ए, कौन सा वाला आया होगा? ये। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन केस को इग्नोर करके रन हो, तीनों करेक्टर चाहे लोअर केस हो चाहे अपर केस हो मैच हो जाने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो फाइंड ऑल नाम का फंक्शन है,
इस फाइंड ऑल फंक्शन के अंदर हम अभी तक दो आर्गुमेंट दे रहे हैं। पहला अपना पैटर्न, दूसरा स्ट्रिंग जिसमें पैटर्न को मैच करवा रहे हैं, और अब हम तीसरा भी देंगे। तीसरा आर्गुमेंट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल में एक वेरिएबल है जिसका नाम है कैपिटल आई, RE डॉट कैपिटल आई। इस बात का मतलब है इग्नोर, आई का मतलब यहाँ इग्नोर से है। तो एक वेरिएबल है जो अगर फाइंड ऑल में एज ए थर्ड आर्गुमेंट बता दिया जाए तो फाइंड ऑल ये समझता है कि अब ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इग्नोर, केस को इग्नोर करके मुझे रन करना क्या, तो इसलिए थर्ड आर्गुमेंट हम लगा देते हैं। तो अब LAN भी आ जाएगा, GUI भी आ जाएगा, VANROS भी आ जाएगा। अब ट्विस्ट तब आएगा जब आपको इंटरव्यू में यह कहा दिया जाए कि सिर्फ पहले वाले करेक्टर को इग्नोर केस करके रन करना है, दूसरे और तीसरे को नहीं। मतलब जो मैच होने चाहिए उसमें पहला करेक्टर चाहे लोअर केस में अल्फाबेट हो चाहे अपर केस में अल्फाबेट हो, मैच हो जाना चाहिए। लेकिन सेकंड करेक्टर और थर्ड करेक्टर में केस इग्नोर नहीं कराना है, ये लोअर केस के ही होंगे तभी मैच होना चाहिए। ये आपको हटाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लगा देने से पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन इग्नोर केस के साथ रन होता है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर पोजीशन के करेक्टर पे ही केस को इग्नोर कराना हो तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। अब यहाँ पर आपने 26 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन बढ़ा दो, 52 कर दो। कैपिटल ए से कैपिटल जेड ही बता दो, कॉमा वॉमा नहीं लगाना है। 53 हो गए। अब 52 छोटी वाली अल्फाबेट, 52 बड़े वाले और एक कॉमा, 53 हो गए। कोई मिलाना बीच में कहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ पर तुम बस ऑप्शन लिखते हैं, RE डॉट आई एज ए थर्ड आर्गुमेंट लिखा जा सकता है, कहीं और नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब फर्स्ट करेक्टर हमारा लोअर अपर दोनों की तरह चलेगा। अब बाकी हमारे हमारे सिर्फ लोअर वाले ही मैच होंगे। देखो ये तो आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन ये नहीं है। अब इस कहानी को थोड़ा सा और घुमाते हैं। अब मुझसे कहा गया कि पहली पोजीशन पे अल्फाबेट आने चाहिए लोअर केस, अपर के नहीं चाहिए, सिर्फ लोअर केस। थर्ड पोजीशन का करेक्टर लोअर केस का अल्फाबेट होना चाहिए, लिख दिया। सेकंड पोजीशन का करेक्टर बॉबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो सेकंड करेक्टर जो होना चाहिए मैच में वो AEIOU नहीं होना चाहिए। बाकी पाइथन में जितने करेक्टर हो सकते हैं वो हो जाए, चाहे बीच में स्पेस आए, चाहे डिजिट आए, चाहे कुछ भी आए, बट ये पांच नहीं आने चाहिए। तो अब सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब पाइथन के कितने करेक्टर है मुझे क्या पता है, ऐसे गिनते गिनते तो बहुत टाइम लग जाएगा, उन सबको लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर पाइथन ने एक शॉर्टकट दिया कि अगर आप ये जानते हैं कि ये चीज मुझे नहीं चाहिए, बाकी जितनी बच गई वो सब मुझे चाहिए, और जो बच गई वो बहुत ज्यादा है, उनको लिखने में बहुत समय लग जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो छोटी सी है, उनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जैसे बॉबल मुझे नहीं चाहिए, पांच ही तो लिखने, लिख दी। अब जो बच गए सब चाहिए, तो इतने तो बहुत करेक्टर में, पाइथन में 1.5 लाख करेक्टर होते हैं। अब गिनती की बात करूं तो 1,49,186 करेक्टर पाइथन में सपोर्ट होते हैं। उनमें से कीबोर्ड में तो हमारे बहुत कम ही होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर एक सिंबल आया कैप या हैट, 6 नंबर की शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होते ही आप इस हैट सिंबल को या कैप सिंबल को लगा देंगे। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। कौन सा वाला एक्सेप्ट? ये वाला एक्सेप्ट। अलावा, सिवाय, इसकी हिंदी होती है अलावा सिवाय।
या सिनोनिम है अदर देन, ठीक है। तो इसका मतलब अदर देन दीज करेक्ट, इनके सिवाय, इनके अलावा जो भी आएगा वो हमारा मैच हो जाएगा। YTHN स्पेस आई, तो बीच में आप देख लेना बॉबल नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है बट बॉबल नहीं है, ठीक। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस स्ट्रिंग में कई जगह पर ईयर लिखा हुआ है, जहां जहां ईयर लिखा हुआ है वो मुझे लाकर दे दो। अब जैसे एक जगह तो लिखा 1991, हो सकता है और भी कहीं लिखा हो, मान लो मैंने जानबूझकर यहाँ पर लिख दिया फुल स्टॉप। तो एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कई जगह पर ईयर लिखा गया है। अब मुझे नहीं पता वो ईयर की वैल्यू क्या क्या है, मैं कह रहा हूं जो भी है वो लाकर दे दो। अब बताओ मैं यहाँ पर क्या पैटर्न ऐसा बनाऊं कि मुझे वो ईयर जितनी भी जगह आता है स्ट्रिंग में, सब जगह से ढूंढ कर ला कर दे दे। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जो ईयर होगा, एक जनरल केस लेके चलते हैं, क्या हो सकता है ईयर में, क्या क्या करेक्टर हो सकते हैं। ईयर में अल्फाबेट हो सकते हैं, सिंबल होगा कोई, सिर्फ क्या हो सकता है ईयर के अंदर, डिजिट होगी। अब जो डिजिट हो सकती है वो कहां से कहां तक होती है गणित में, 0 to 9। अब ये बताओ ज्यादा बार अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो ईयर में कितनी डिजिट होंगी, सारी तो होंगी। हम एक्सेप्शनली लेके नहीं चल रहे कि भाई हो सकता है ईयर की वैल्यू 908 भी हो, हम कोई सतयुग और उसमें नहीं जा रहे, हम अपने कलयुग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि हमारे ईयर की वैल्यू 4 डिजिट की होगी। तो अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं ऐसा कि मुझे 4 डिजिट जहां भी लगातार मिले, संभावना है कि वो क्या हो सकता है, ईयर हो सकता है, गारंटी नहीं है, संभावना है कि वो ईयर हो सकता है। अगर 4 डिजिट लगातार कहीं इकट्ठी लिखी हो तो बहुत ज्यादा चांस है वो ईयर होगा। अब बताओ क्या लिखूं यहाँ पर मैं, ब्रैकेट में 0 to 9, ये तो एक डिजिट के लिए आपने बता दिया। अब इसी बात को कितने में लिखना होगा, मुझे 4 बार लिखना होगा। 4 करेक्टर का मैच मिलेगा, जिसमें पहला करेक्टर डिजिट हो सकता है, दूसरा करेक्टर भी डिजिट, तीसरा भी डिजिट, चौथा भी डिजिट। पहले स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 9 भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि हम आजकल की दुनिया में जी रहे हैं तो 1 और 2 ही होगा, 3 भी कहाँ से आया अभी, तो फिर फ्यूचर की बात हो गई। तो पहले नंबर पे तो 1 2 ही होगा। तो आप जितना ज्यादा सोच पाएंगे उतना ज्यादा बेटर पैटर्न बना पाएंगे। तो 4 लोगों से एक ही काम करने को दिया गया तो उनके आउटपुट में ये डिफरेंस होगा, सोचने के तरीके में। जैसे आपने सोचा ज्यादा बेटर सोचा, कोई कुछ और भी और अच्छा सोच सकता है सेकंड थर्ड के बारे में, कि सेकंड पर तो यही हो सकता है, थर्ड पर तो ये हो सकता है, फोर्थ पर ये हो सकता है। ठीक है, चलो। अब सर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ज्यादा लिखना पड़ गया, अभी आप मुझसे मोबाइल नंबर मैच करवाओगे तो मोबाइल नंबर में भी तो लगभग यही बात होती है, लेकिन वो 4 की जगह कितने का हो जाएगा, अब 10 का हो जाएगा। तो लिखने वाले को अब फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाएगी, बार 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 वही लिखवा रहे हो मुझसे। तो पाइथन ने कहा नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने देंगे। अगर कुछ ऐसा पार्ट है आपके लिखे गए पैटर्न में जो बार बार रिपीट हो रहा है,
तो आप एक बार लिखने के बाद करली ब्रेसेस के पेयर में उसके अकरेंसेस बता दो कि इसके कितने अकरेंसेस को कंसीडर करना है। 4। तो ये वाला 4 बार कंसीडर करना है, तो ये इक्वावेलेंट है। तो सोचो फिर तो सर मोबाइल नंबर आसान हो गया। हमने कहा बहुत आसान हो गया, आधा टूटा फूटा तो हम कर ही लेंगे। अब पूरा भले ही ना है, लेकिन टूटा फूटा हम फिर भी कर लेंगे। अब देखते हैं कौन आंसर देगा। मुझे 4 करेक्टर का मैच ढूंढना है। पहला करेक्टर अपर केस का अल्फाबेट ही होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों करेक्टर लोअर केस के अल्फाबेट ही होने चाहिए। कैसे ढूंढोगे? फिर से सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। मुझे मैचेस ढूंढने हैं 4 करेक्टर के। पहला करेक्टर अपर केस का अल्फाबेट होना चाहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे लोअर केस का अल्फाबेट ही आना चाहिए। अब बताओ उसका पैटर्न क्या बना। पहले क्या लिखेंगे? A to Z कैपिटल वाला। उसके बाजू में क्या लिख देंगे? A to Z करली ब्रेसेस में। तो इससे मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अकरेंसेस वाला सिंबल होता है करली ब्रेसेस में, ये जस्ट प्रीवियस वाले पोर्शन पे अप्लाई होगा, इस पर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी 3 बार आएगा, जस्ट प्रीवियस वाले के साथ काम करेगा। अगर आप चाहते थे नहीं मैं तो कैपिटल वाले अल्फाबेट को भी 3 बार चाहता था, उसके बाद 3 चाहता था लोअर वाले, तो यहाँ भी बीच में आपको 3 लिखना पड़ेगा करली ब्रेसेस में, वो इस पर काम करेगा फिर। तो जो अकरेंसेस बताने वाला या रिपीटेशन बताने वाला नोटेशन है करली ब्रेसेस का पेयर, वो पूरे पैटर्न के लिए नहीं होता है, वो जिस जगह लिखा गया है उसके जस्ट प्रीवियस वाले पोर्शन पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, यहां पर ये बात क्लियर नहीं हो पाती थी क्योंकि यहाँ पर एक ही तो हिस्सा रह गया, ना इसके पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है। तो ये सही है, उसके अकॉर्डिंग जो जो मैच हुआ वो हमारा आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा। करली ब्रेसेस में अगर आप सिंगल डिजिट लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एग्जैक्ट उतनी अकरेंसेस मैच होने चाहिए। लेकिन अगर आप 2 डिजिट लिखते हैं, तो पहली वाली डिजिट मिनिमम को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली डिजिट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे पहले वो मैच ढूंढा जाएगा जो मैक्सिमम वाली कंडीशन को फुलफिल करे। अगर मैक्सिमम वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं हो पा रही है मैच में, तो मिनिमम की तरफ बढ़ेंगे एक एक करेक्टर कम करते हुए। इस बात को दोबारा समझेंगे। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको वो मैचेस ढूंढने हैं जिनमें पहला करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए कैपिटल वाला, उसके बाद 5 लोअर केस के करेक्टर आने चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहे हैं तो 4 आ सकते हैं, और अगर 4 नहीं आ रहे हैं तो 3 आ सकते हैं। उससे कम वाला फिर मैच नहीं होगा। इसको जरा स्कैन करते हैं मैनुअली। पहले वाले पर देखो, पी मैच हो गया, उसके बाद 5 चाहिए,
लोअर अल्फाबेट 1 2 3 4 5, ये तो सर पूरा ही आ जाएगा। फिर आगे बढ़ो इसकी तरफ, ये हो गया पहला, 1 2 3 4 5, दूसरा ये आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, पहला ये हो गया, उसके बाद 5 छोटे वाले, 1 2 3 4। सर 5 में तो स्पेस है, हमने कहा नहीं, अल्फाबेट की बात हो रही है, 5 नहीं आए। तो अब ऐसा नहीं है मैच नहीं हुआ, 4 देखो 4 आ रहे हैं क्या, हमने कहा 4 आ रहे हैं, तो मैच हो गया, कोई बात नहीं, मैच मान लिया जाएगा। 4 भी नहीं आ रहे तो 3 देखो, 3 आ रहे हैं क्या, हाँ 3 आ रहे हैं। अगर 3 लोअर केस अल्फाबेट भी नहीं आ रहे तो फिर मैच नहीं माना जाता। अब आगे बढ़ो, क्या ये वाला मैच होगा, इसमें पहली पोजीशन पे तो मैच हो गया। उसके बाद क्या, बी के बाद 5 लोअर केस अल्फाबेट है, हमने कहा नहीं। 4 हमने कहा नहीं, 3 नहीं, खत्म करो कहानी। फिर नहीं मैच हुआ तो एक पोजीशन आगे बढ़े, क्या ये मैच होगा, हमने कहा नहीं। क्या ये मैच होगा, हमने कहा नहीं। अच्छा इसमें कुछ मैच होगा, हमने कहा 1 2 3 4 5, ये पूरा ही मैच हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये बहुत डायनेमिक हो गया। इसमें मैच कितने करेक्टर का फिक्स नहीं है पहले से, ये तो आप और डायनेमिक कर सकते हो, यहाँ पर 2 10 लगा दो, तो जो मैसेज आएंगे वो इतने बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो आप देखो आप कैसे ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक करली ब्रेसेस की जगह रिपीटेशन देने के लिए हमारे पास कुछ और सिंबल्स भी हैं। उनमें से एक सिंबल का नाम है प्लस। प्लस का मतलब होता है करली ब्रेसेस में, समझ लो 1 कॉमा n। प्लस का समझने का मतलब है कि करली ब्रेसेस में 1 कॉमा n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए टू जेड के कितने अकरेंसेस होंगे, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट ही होने चाहिए वो। और मिनिमम कितने अकरेंस जरूर होने चाहिए, एक जरूर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये पूरा आ जाएगा। अब बताओ इसमें से कितना आएगा, पूरा मतलब कहाँ तक, ई तक। क्योंकि हमने लोअर केस कितने आएंगे कोई लिमिट नहीं, कितने भी आ सकते हैं। इसमें कितने हैं, 6 7 8 9 10 15 20, कितने भी आ सकते हैं। फिर तो ये भी आ जाएगा, फिर तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर कोई आपसे कह दे कि भाई स्प्रिंग है, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, प्लेस के नाम है, शहरों के नाम है, और जो भी नाम है उनका पहला लेटर कैपिटल है, मुझे वो सारे नाम ला कर दे दो। ये लो। पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर कोई नाम लिखा होगा और आप ये क्लियर कह रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल है, उसके आगे क्या लिखा है मुझे नहीं पता क्या लिखा है। तो किसी के नाम में लेटर ही आएंगे, किसी के नाम में स्पेस तो आएगा नहीं, किसी के नाम में अगर हम देखें डिजिट या सिंबल तो आएंगे नहीं। तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो ये पैटर्न वहां पर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक। जैसे बताओ, आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा। टाइम अच्छा लग गया, चलो कोई नहीं। अब एक और सिंबल है प्लस की जगह पर, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक सिंबल का मीनिंग आप इमेजिन करिए, 0 कॉमा। दैट मीन्स स्मॉल अल्फाबेट कितनी बार आ सकता है, कोई लिमिट नहीं।
और मिनिमम कितनी बार आ सकता है? 0 बार। 0 बार का मतलब अगर वो ना भी आए तभी मैच होगा। अब सर ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, मुद्दे की बात पर आ गए हैं। वैन में क्या मैच होगा? अगर मैं इस बी को पहले करेक्टर पे रख दूं तो ये सही है। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हमें एन अल्फाबेट करेक्टर चाहिए। बी के बाद एन अल्फाबेट करेक्टर नहीं आते, 0 आते हैं। हमने कहा 0 आते हैं। बी के बाद कोई अल्फाबेट नहीं है लोअर केस वाला, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं बी के बाद 0 अल्फाबेट था लोअर वाले। तो कहने का तरीका है, आप ऐसे कह दो कि नहीं सर बी के बाद तो अल्फाबेट करेक्टर आते ही नहीं है लोअर केस से। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं आते हैं लेकिन वो 0 आते हैं। बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेला बी इस एक्सप्रेशन से मैच हो जाएगा। अगर मैच हो गया तो फिर अकेला ए भी मैच होगा और अकेला एन भी मैच होगा, हमने कहा। इसी के संग एक तीसरा भी आता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क कहता है कि मेरा मतलब आप मानेंगे 0,1 मैक्सिमम 1 करें, मिनिमम 0। अब बताओ कौन कौन से मैच होंगे, कुछ बता दो शुरू के। पी वाई, एल ए, जी यू, अकेला बी, अकेला ए, अकेला एन, आर ओ, और आगे देख लेंगे ऐसे जो भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम अगर अकरेंसेस को रेगुलर एक्सप्रेशन में दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास 4 तरीके हो गए। करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस को 2 तरह से यूज करते हैं। करली ब्रेसेस में एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट अकरेंस। करली ब्रेसेस में मिनिमम कॉमा मैक्स में मैचेस ढूंढा जाता है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। ठीक है। दूसरा हो गया प्लस। प्लस का मतलब हो गया 1 टू एन अकरेंसेस। दूसरा अगला सिंबल हो गया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मतलब है 0 टू एन अकरेंसेस। अगला हो गया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमारा 0 और 1 अकरेंस। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसमें डॉट को मैच करना है। डॉट, डॉट कहाँ है? हमने कहा एक ये है, एक ये है, दो, और चलो एक और लगा देते लास्ट में। तो मैं डॉट को मैच करना चाहता हूँ। तो डॉट कितने करेक्टर? हमने कहा एक ही तो करेक्टर अपने आप में वो, तो मैंने लिख दिया डॉट। प्रॉब्लम क्या है? डॉट जब रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है तो उसका एक मीनिंग हो जाता है, और वो मीनिंग क्या है? एनी करेक्टर। तो एक एक करेक्टर सारे मैच हो जाएंगे, क्योंकि डॉट का मतलब पी भी है, डॉट का मतलब बाई भी है, डॉट का मतलब टी भी है, डॉट का मतलब स्पेस भी है, डॉट तो सब कुछ है। हमने कहा ये नहीं, हम तो डॉट को एज ए करेक्टर मैच करना है। क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? दो में से कोई एक काम। पहला, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप डॉट लिखेंगे, तो अब ये एनी करेक्टर नहीं कहलाएगा, अब ये डॉट करेक्टर कहलाएगा, और ये यही मैच होगा। 3 जगह, तीनों जगह मैच। दूसरा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में ना लिखकर मैं इसके पहले बैक स्लैश लगा दूं तो मैच जाता। बैक स्लैश रेगुलर एक्सप्रेस में जब आएगा तो ये क्या करेगा? अपने आगे
जो भी कोई सिंबल है उसका अगर कोई मीनिंग है तो वो खत्म कर देगा और वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी, अगर मुझे ऐसे सिंबल को मैच करना है जिसका ऑलरेडी रेगुलर एक्सप्रेशन एक मीनिंग होता है, तो उसको कैसे मैच करूंगा? तो उसके पहले क्या लगा देना है, एक बैक स्लैश लगा देना, या उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे प्लस है। अब मैं आपसे को मुझे पूरी स्ट्रिंग में प्लस ही ढूंढना है, तो प्लस का तो एक मीनिंग होता है, प्लस का मीनिंग है 1, मैंने कहा मुझे वो मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे प्लस को ही ढूंढना है, तो प्लस को उठा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे या प्लस के पहले बैक स्लैश लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर उनके कुछ सिंबल्स होते हैं और उनके कुछ मीनिंग होते हैं पहले से ही। अगर मैं किसी स्ट्रिंग में उसी सिंबल को या उन्हीं में से कोई सिंबल को ही मैच करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, क्योंकि उसका तो मीनिंग हो जाता है कोई। तो आप ये आंसर दे सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर टेक्निकल नाम में बोलते हैं एस्केप करेक्टर। एस्केप करेक्टर, तो आप क्या आंसर देंगे इंटरव्यू में कि उस स्पेशल सिंबल से पहले हम क्या लगाएंगे, एक एस्केप करेक्टर लगा दें। एस्केप करेक्टर को हम देखें तो वो बैक स्लैश कहलाता है, अगर हम देखकर उसे बोलें। ठीक है, चलिए कल ऑफ रहेगा, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी चीजें इसमें इंटरेस्टिंग वाली रह गई हैं अभी, और फ्राइडे को हो सकता है ये पूरा हो जाए, और फ्राइडे को नहीं होगा तो फिर मंडे भी जाएगा। अच्छा टॉपिक है, टाइम देकर पढ़ो, उम्मीद है फ्राइडे को हो जाएगा।